आदाब, मैं हूँ वसुदुल्ला ख़ान और इलेक्शन कहानी भी जारी है। हम आपको पिछली किस्त में बता चुके हैं कि 1985 में ज़िया-उल हक़ साहब ने पूरी कोशिश की गैर जमाती इलेक्शन करवा के कि किसी तरह एक ऐसी पॉलिटिकल क्लास जन्म ले जो कि हर चीज़ के लिए उनकी जानिब देखे। लेकिन आपको पता है कि जिसको सियासत का कीड़ा हो वो बहुत देर तक काबू में नहीं रह सकता। तो उसी गैर जमाती ऐवान में एक मुस्लिम लीग का एक बार फिर ज़हूर हुआ और उसने मोहम्मद ख़ान जुनेजो, जो पीर साहब पगाड़ा की पार्टी के आदमी थे मुस्लिम लीग के, उनको वज़ीर आज़म बना क्या लिया। ज़िया-उल हक़ साहब ने नाम दिया और असम्बली ने कहा कि ठीक है जी, यही हमारे वज़ीर आज़म हैं। यानी ज़िया-उल हक़ साहब ने बहुत एहतियात से एक आदमी चुना। ज़िया-उल हक़ साहब का ख़्याल ये था कि जो भी सिविलियन वज़ीर आज़म चुना जाए वो ऐसा हो कि बतौर चपरासी उसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन जब रफ्ता रफ्ता मोहम्मद ख़ान जुनेजो ने बतौर वज़ीर आज़म अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करना शुरू किया तो ज़ाहिर है कि ऐवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस में कशीदगी पैदा हो गई और फिर वो रफ्ता रफ्ता बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि 2.5-3 बरस बाद ख़ुद ज़िया-उल हक़ ने अपने ही हाथ से चुने हुए वज़ीर आज़म को बरतरफ कर दिया 29 मई 1988 को। वजूहात में अगर हम जाएं तो ज़ाहिर यही है कि जब तक जुनेजो साहब से पहले तक ज़िया-उल हक़ जो हैं फैसलाबाद का घंटाघर थे। सारे रास्ते उन्हीं की तरफ आते थे, हर आदमी उन्हीं की तरफ देखता था। लेकिन ज़ाहिर है कि जब आप वज़ीर आज़म किसी को बनाते हैं थोड़े बहुत इख्तियार तो वो भी इस्तेमाल करता है। चुनाचे ख़ारजा और दाखिला मामलात में वज़ीर आज़म ने ज़्यादा ख़ुद मुख्तारी दिखानी शुरू कर दी। फिर उन्होंने आते ही एक बयान भी दागा था कि जी जमहूरियत और मार्शल लॉ साथ साथ नहीं चल सकते। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि ज़िया-उल हक़ साहब जो हैं उन पर प्रेशर बढ़ गया कि अब जबकि आपने इलेक्शन करवा ही दिए हैं तो मार्शल लॉ ना उठाने का क्या जवाज़ है। फिर उन्होंने कहा कि मैं जर्नैलों को सुजुकी में बिठाऊँगा। ये असल में इस्टेब्लिशमेंट की दुम पे पाँव रखने जैसी बात थी और बहुत बाद में जाके ये जो गुस्सा है उनकी बरतरफी की शक्ल में हमारे सामने आता है। फिर उस ज़माने में सोवियत फ़ौजें जो थी वो अफ़गानिस्तान में जंग कर कर के थक चुकी थी तो अब वो विड्रॉ करना चाहती थी। ज़िया-उल हक़ साहब चाहते थे कि इनको मज़ा चखाया जाए। अमेरिका भी यही चाहता था, सऊदी अरब भी यही चाहता था और इनको ऐसे नहीं, इनको ब्लीड करते हुए जो है उसी तरह जाना चाहिए अफ़गानिस्तान से जिस तरह वियतनाम से अमेरिका गया था। लेकिन जो सियासी हुकूमत थी जुनेजो साहब की वो ये चाहती थी कि अब अगर इनको एहसास हो गया सोवियत यूनियन को और ये वाकई इस कंबल से जान छुड़ाना चाहते हैं तो हमें कुछ मदद करनी चाहिए। खला ना हो अफ़गानिस्तान में तो एक कौमी हुकूमत जो है वो उसकी तश्कील में हमें हाथ बटाना चाहिए, जिसमें जो मौजूदा हुकूमत है उस ज़माने की जो कम्युनिस्ट हुकूमत थी उसके भी थोड़ी बहुत नुमाइंदगी हो, बाकी जो कौमियतें हैं उनकी भी नुमाइंदगी हो और जो मुजाहिदीन लड़ रहे थे उनकी भी नुमाइंदगी हो ताकि वो एक अबूरी सेटअप कायम हो और उसके तहत नॉर्मल रियासत बन सके अफ़गानिस्तान। तो इस मसले पे ज़िया-उल हक़ और जुनेजो हुकूमत की जो है ठन गई। साहबज़ादा याकूब अली ख़ान पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा थे, लेकिन जो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा थे जो कि जुनेजो साहब के ख़ास आदमी थे ज़ैन नूरानी, उनको जनेवा में सोवियत यूनियन से और अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए बाला भेजा गया। ज़ाहिर ज़िया-उल हक़ साहब को सिर्फ इत्तला दी गई, उनसे मशवरा नहीं किया गया। फिर अचानक से एक वाक़या होता है अप्रैल 1988 में पिंडी के करीब एक ओजड़ी कैंप, जहाँ असला बहुत बड़ा असला डिपो था और कहा यह जाता है कि जो अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन में जो असला बांटा जाता है उसकी अच्छी खासी तादाद वहाँ मौजूद थी। ओजड़ी कैंप में धमाका हुआ
और उस धमाके के नतीजे में सैकड़ों हलाकतें और सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरों में फ़ज़ा में उड़ते हुए मिसाइलों की गूंज और धमाकों से अफरा तफरी फैल गई और लोगों ने घरों से निकलकर भागना शुरू कर दिया। धमाकों के नतीजे में असलहा के ज़ख़ीरे से रॉकेट चारों तरफ मीलों दूर तक गिरे, जिसमें फटने और आग लगने से ज़्यादातर खुली जगहों पर लोग हलाक और जख्मी हुए। इनमें मर्द, औरतें, बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। तो जुनेजो साहब की हुकूमत ने ऐलान किया कि वो इस वाक़े की तहक़ीक़ात गैर जानिबदार तरीके से करवाएंगे। ज़ाहिर है कि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे पर्दा नशीन बेनकाब हो सकते थे। तो फिर हुआ ये कि जब मुझे याद है कि फ़िलिपीन के दौरे पे थे जुनेजो साहब, और जैसे ही उन्होंने फ़िलिपीन से टेक ऑफ किया इस्लामाबाद के लिए, वो फ़ज़ा में ही थे कि ज़ियाउल हक़ ने ऐलान कर दिया कि जुनेजो हुकूमत जो है वो बरतरफ़ की जाती है, क्योंकि अमन व अमान बेकाबू है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरा रवई बढ़ती जा रही है, इस्लामाइजेशन की रफ्तार सुस्त हो गई है। वही जो रिवायती इल्ज़ामात जो हैं साइकिल स्टाइल, वो उन पर लगा के हुकूमत बरतरफ़ कर दी गई। हुकूमत की बरतरफ़ी के बाद 20 जुलाई को ज़ियाउल हक़ ने ऐलान किया कि 16 नवंबर को इलेक्शन होंगे, लेकिन ये इलेक्शन 85 की तरह गैर जमाती अंदाज में होंगे या पार्टी बेस होंगे, इसकी वजाहत नहीं की गई। और फिर करना खुदा का ये हुआ कि 17 अगस्त आ गया और ज़ियाउल हक़ साहब जो हैं उनका तैयारा फट गया। सदर मुमलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक़ साहब का आज से पैर हवाई हादसे में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर जो सेनेट के चेयरमैन थे ग़ुलाम इसाक़ ख़ान, वो हंगामी तौर पे कायम मुकाम सदर बन गए। जो वाइस चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल असलम बेग, उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की ज़िम्मेदारियां संभाल ली। और ज़िया साहब की ज़िंदगी में ही एक धचका उन्हें लगा था कि जब जून में सुप्रीम कोर्ट ने 1986 का जो सियासी पार्टियों की लाजमी रजिस्ट्रेशन का कानून था उसको रिजेक्ट कर दिया था, और ख़ुद ज़ियाउल हक़ की मौत के बाद सितंबर में लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि 29 मई को असम्बली तोड़ने का फ़ैसला गैर आइनी था। लेकिन चूँकि इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान हो चुका है, इसलिए हम ये असम्बलियाँ बहाल नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट का ये फ़ैसला बहाल रखा था। चुनाचे हुकूमत को जमाती बुनियाद पर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया। 1977 के बाद 1988 के जो इलेक्शन थे वो पहले पार्टी बेस्ड इलेक्शन थे। अब मसला ये था कि पीपल्स पार्टी को ज़ियाउल हक़ साहब के मार्शल लॉ दौर में हर तरह से दबाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिन काबू में नहीं आया। और साफ लग रहा था कि अगर जमाती बुनियाद पे इलेक्शन होते हैं तो पीपल्स पार्टी हो सकता है कि वाज़े अक्सरियत हासिल कर ले, और जब एक बार पार्टी बरसे-इक़्तिदार आ गई तो पता नहीं किस किस से इंतकाम मिलेगी और किस किस को सज़ा मिलेगी। तो ये जो ख़दशात थे, इनको देखते हुए एक नौ जमाती इत्तेहाद अचानक से इलेक्शन से 1 महीने पहले ज़हूर में आया, और उस इत्तेहाद का नाम था इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, यानी IJI। इस बात को अब ज़ाहिर है कि 30 बरस से ज़्यादा हो गए हैं, और कई दफ़ा जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने मुंह से कह चुके हैं कि ये इत्तेहाद हंगामी तौर पे ISI की मदद से बनाया गया था ताकि एक बैलेंस कायम हो सके, पीपल्स पार्टी को बेलगाम पावर ना मिल जाए। इस इत्तेहाद में मुस्लिम लीग थी जो गैर जमाती ऐवान की पैदावार थी, जमात इस्लामी थी, जतवई साहब की नेशनल पीपल्स पार्टी थी, JUI, समीउल हक़, निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, लखवी, मशाइख, ब्ला ब्ला ब्ला। इनमें से 3-4 जमातें ऐसी थी जिन्होंने कभी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया था। उन्होंने भी कहा चल भाई चल तू बस पे चढ़ जा जल्दी से। तो IJI इस तरह तश्कील पाया। इंतखाबी मुहिम में IJI के पास एक तो रिवायती मंशूर था निज़ाम मुस्तफ़ा, इस्लामी निज़ाम,
लेकिन ज़्यादा ज़ोर जो था वो भुट्टो ख़ानदान बिलखुसूस ख़वातीन पे जो ज़ाती हमले थे उन पे थ्रस्ट थी, उन पे जो है ज़ोर दिया गया, क्योंकि देख चुके थे पीपल्स पार्टी मुखालिफ के 10 अप्रैल 1986 को जब बेनज़ीर भुट्टो एक गैर हाज़िरी के बाद दोबारा लाहौर में उतरी हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए कहाँ से कहाँ तक सिर्फ आवाम के सर ही सर नज़र आ रहे थे। तो उसकी बुनियाद पे कैलकुलेशन यही थी कि पीपल्स पार्टी को अगर नहीं रोका गया, कोई स्पीड ब्रेकर्स नहीं लगाया गया, तो ये लैंडस्लाइड भी ले सकती है। पीपल्स पार्टी ने इन इलेक्शन के लिए जो मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो थी उन्होंने और बेनज़ीर भुट्टो ने मिल के मुहिम चलाई और ज़्यादातर वोटर्स, उस ज़माने में हम इलेक्शन कवर कर रहे थे तो मुझे याद है कि कराची से लेके हम हैदराबाद तक लाहौर तक गए तो रास्ते में जहाँ भी पूछें यार तुम भुट्टो को वोट क्यों दे रहे हो, उन्होंने कहा जी कर्ज़ा है उतार रहे हैं, इसलिए कि उनको फांसी हो गई थी, उसके बाद तो इलेक्शन हो रहे नहीं है तो ये वोट तो हम क़र्ज़ उतारने के लिए दे रहे हैं। तो ये हमने फ़ील किया था। और वैसे भी पीपल्स पार्टी 88 में 10 बरस बाद इलेक्शन लड़ रही थी 77 के बाद से, और वो भी भुट्टो के नाम पे। तो इस तरह मुहिम चली और वोट टर्न आउट जो है वो लगभग 43% रिकॉर्ड किया गया। जो नताइज आए उसके हिसाब से पीपल्स पार्टी जो है कतई अक्सरियत तो ज़ाहिर है उसे नहीं मिल सकी, सिंपली वो सबसे बड़ी मेजॉरिटी पार्टी के तौर पे उभर के आई। उसने 94 नशिस्तें हासिल की, IGI ने 54 नशिस्तें हासिल की, 27 आज़ाद उम्मीदवार भी इलेक्ट हुए। MQM पहली बार कराची और हैदराबाद से उसने कौमी असम्बली की 13 नशिस्तें जीती। सिंध में पीपल्स पार्टी की सूबाई अक्सरियत थी और पंजाब में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की सूबाई अक्सरियत थी। पीपल्स पार्टी ने सिंध में MQM, ANP और आज़ाद अरकान के साथ मिलके और विफाक में भी हुकूमत बनाई। 2 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया और ये तारीख़ी जुमला तब से हमारे कानों में पड़ रहा है कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। मगर उन्हें मशरूत तौर पे हुकूमत सौंपी गई, खुला हाथ नहीं दिया गया। मसलन शर्त ये लगाई गई कि जो बीबी अगर प्राइम मिनिस्टर बनती हैं तो इस पर जो नामज़द सदर हैं ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान, उनको बाकायदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब करवाया जाएगा। साहबज़ादा याकूब अली ख़ान, उनको बदस्तूर वज़ीर ख़ारजा रखा जाएगा। दिफाई बजट में कोई कटौती नहीं होगी। इस तरह की शराइत थी। अब ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी में 2 कैंप बन गए थे। एक था कि अगर हमें हाथ बांध के हुकूमत मिल रही है तो हमें नहीं लेनी चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों का ख़्याल था कि इतने मुसीबतें उठा चुके हैं पार्टी कारकुन कि उन्हें रिलीफ़ के लिए कम से कम एक वक्फ़ा चाहिए और बेहतर यह होगा कि बहालत मजबूरी से ही अगर हुकूमत आ रही है तो इनकार नहीं करना चाहिए। चुनाचे बीबी ने फ़ैसला किया कि हुकूमत ले लेनी चाहिए। उसके बाद चूँकि वादा हुआ था कि ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान को सदर बनवाना है, तो मुझे याद है कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान वो उम्मीदवार थे। नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान वो हैं जिन्होंने MRD की जो 1983 और 86 की जो तहरीकें हैं उनमें बहुत अहम किरदार अदा किया था। उनको पीपल्स पार्टी ने ही, चूँकि समझौता के तहत पीपल्स पार्टी पाबंद हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी ने ही उनको हरवा दिया और यूँ ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान पाकिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। सबसे बड़े सूबा पंजाब, चूँकि वहाँ IGI की अक्सरियत थी, लिहाजा मियाँ नवाज़ शरीफ वज़ीर आला बने और उसकी वजह से हुआ ये कि मरकज़ में जहाँ बीबी की हुकूमत थी और पंजाब जहाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, वो खुले मैदान जंग बन गए एक दूसरे के लिए और कारोबार हुकूमत जो है वो तकरीबन मफलूज हो के रह गया। गवर्नेंस बहुत मुश्किल हो गई थी। अगले बरस अक्टूबर में 1989 के अक्टूबर में
बेनज़ीर हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद भी लाई गई और उसके बारे में भी अब खुल के सामने आया है कि वो भी एजेंसियों का मुसलसल दबाव था बीबी हुकूमत पे कि किसी तरह ये जल्द अज जल्द चलता हो। बिलाखिर हुआ ये कि लगभग 2.5 बरस बाद तवील मार्शल्ला के बाद आने वाली जमहूरी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों की मदद से ख़त्म कर दी। हालांकि बीबी ने ही, जिसने हुकूमत ख़त्म की, सदर ग़ुलाम इसाक़ खान, उसको बीबी ने ही 58 2B की तलवार समेत सदर बनवाया था। जो जनरल असलम बेग थे, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको तमग़ाए जमहूरियत भी दिया था इंतकाल इक़्तिदार के सिले में। लेकिन एक ट्रायंगल वजूद में आ गई थी जिसके एक सिरे पे वज़ीर आज़म होता था और बाकी जो 2 सिरे थे उन पे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और सदर होते थे। इसे उस ज़माने में हम कहते थे ट्राइका। तो ट्राइका के अगर 2 कोने साथ मिल जाएं तो तीसरा कोना जो है आपको पता है फिर उसके साथ क्या होता है। तो हुआ यही, और फिर 2.5 बरस भी बर्दाश्त नहीं हो सका नया जमहूरी तजर्बा, और ट्राइका में से जो 2 तिकोन के कोने हैं उन्होंने तीसरे कोने को अगस्त 1990 में बेदखल कर दिया। उसके बाद भी ज़ाहिर है इलेक्शन तो होने थे, वो कैसे हुए हम आपको अगली किस्त में बताएंगे। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।